आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी का निबंध चोरी और प्रायश्चित। ये निबंध पहले पाठ्यक्रम में नहीं था, इसी वर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो आइए पहले महात्मा गांधी जी के बारे में संक्षिप्त में देख लें। हालांकि महात्मा गांधी क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी का भारत के निर्माण में, भारत की राजनीति में, भारत के चिंतन में इतना बड़ा योगदान है कि उनका परिचय बच्चा बच्चा भी जानता है। फिर भी एक निबंध पढ़ने से पहले एक संक्षिप्त उनके बारे में हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, M.K. गांधी भी उनको कहा जाता है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी को बाद में उनके कार्यों के कारण महात्मा की उपमा दी गई और सामान्य तौर पर उनको बापू कहा जाता है क्योंकि वो राष्ट्रपिता हैं। हम सब जानते हैं कि अफ्रीका में उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था, उसकी सफलता के बाद वो भारत आए थे और भारत आने के बाद सत्याग्रह उनका जो मुख्य हथियार था, सत्य और अहिंसा उनके मुख्य सिद्धांत थे, जिसके बल पर उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा। और सबसे बड़ी बात थी कि उनके कथनी और करनी में कहीं पर कोई भेद नहीं था। इसी कारण गांव गांव, शहर शहर उन्हें गांधी बाबा कहा जाता था और उन्होंने भारत को एकजुट करने में और स्त्रियों, बच्चों और हर किसी को इस आंदोलन से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अयोग्य आंदोलन, करो या मरो जो उनका आंदोलन है, इस तरह के महत्वपूर्ण आंदोलनों में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। आज उन्हें हम सब आदर से, सम्मान से, प्रेम से महात्मा गांधी कहते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि हर वर्ष उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का प्रभाव न केवल भारत में था, अपितु विश्व के सभी राष्ट्रों में महात्मा गांधी के चिंतन का, उनके जीवन का, उनके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उन्होंने मुख्य रूप से बहुत सारे काम किए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन जन तक फैलाना, अस्पृश्यता, अछूतोद्धार, अस्पृश्यता को मिटाना, अछूतोद्धार करना इनका एक बड़ा काम था। स्वराज प्राप्ति के लिए दांडी यात्रा करना इनका एक बड़ा कार्य था, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और 1942 में जो एक अंतिम आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, भारत छोड़ो आंदोलन, वो भारत की आजादी तक चलता रहा। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने किसी राजनीतिक पद की कामना से ये सब नहीं किया था। जब भारत आजाद हुआ तो वो उस समय सांप्रदायिक दंगों को सुलझा रहे थे और जो पहला आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, उसमें चौरी चौरा में जब हिंसा हो गई थी तो उन्होंने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहना चाहते थे। महात्मा गांधी के इन सब चीजों के अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो उनकी है वो है स्वावलंबिता। वो कहते थे अपना कार्य हमें खुद करना चाहिए और वो स्वयं ऐसा करते थे। कस्तूरबा गांधी जो कि उनकी पत्नी थी, उनका उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान था और दोनों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी, जो कि मेरे सत्य के प्रयोग या सत्य पर मेरे प्रयोग, या इंग्लिश में जो है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जिसे उन्होंने मूलतः गुजराती में लिखा था, ये बहुत प्रचलित रही क्योंकि इतनी सत्यता के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ आज तक किसी ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी जैसी महात्मा गांधी ने लिखी है। और उसी उनकी आत्मकथा का एक अंश है जिसे आलेख के रूप में या निबंध के रूप में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और जिसका शीर्षक है चोरी और प्रायश्चित। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा सत्य के प्रयोग में चोरी और प्रायश्चित पर जो लिखा है उसे हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि वे बताते हैं कि मांसाहार के समय के और उससे पहले के कुछ दोषों का वर्णन अभी रह गया है।
ये दोष विवाह के पहले और उसके तुरंत बाद के हैं। देखिए, महात्मा गांधी स्वयं अपने दोषों का वर्णन दे रहे हैं। सामान्यतः जब हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं तो वो आत्म प्रशंसा से भरे हुए होते हैं, जिसमें अच्छाई का वर्णन होता है, लेकिन महात्मा गांधी अपने दोषों का बड़े तटस्थता से पाठकों के समक्ष वर्णन कर रहे हैं, बिना इस डर से कि मैं जो कि महात्मा बन गया हूं, जो कि मैं इतने लोग मेरा अनुकरण करते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वो यही सिखाना चाहते हैं कि कभी भी सत्य का दामन हमें छोड़ना नहीं है। वो कहते हैं कि अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक हो गया। हमारे पास पैसे नहीं थे, हम दोनों में से किसी का यह ख्याल तो नहीं था कि बीड़ी पीने से कोई फायदा है या गंध में किसी किस्म का कोई आनंद है, पर हमें लगा कि सिर्फ धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा है। मेरे काका जी को बीड़ी पीने की आदत थी, उन्हें और दूसरों को धुआं उड़ाते देखकर हमें भी बीड़ी फूकने की इच्छा हुई। गांठ में पैसे तो थे नहीं, इसलिए काका जी पीने के बाद बीड़ी के जो ठूंठ बचे हुए होते थे वो फेंक देते। हमने उन्हें चुराना शुरू किया, पर बीड़ी के ये ठूंठ हर समय मिल नहीं सकते थे और उनमें से बहुत धुआं भी नहीं निकलता था। इसलिए नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हमने एक आध पैसा चुराने की आदत डाली और हम बीड़ी खरीदने लगे। पर सवाल ये पैदा हुआ कि उसे संभाल कर रखें कहाँ। हम जानते थे कि बड़ों को देखते तो बीड़ी पी ही नहीं सकते। जैसे तैसे 2-4 पैसे चुराकर कुछ हफ्ते काम चलाया। इसी बीच सुना कि एक प्रकार का पौधा होता है जिसके डंठल बीड़ी की तरह जलते हैं और फूके जा सकते हैं। हमने उन्हें प्राप्त किया और फूकने लगे, पर हमें संतोष नहीं हुआ। अपनी पराधीनता हमें अखरने लगी। हमें दुख इस बात का था कि बड़ों की आज्ञा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम ऊब गए और हमने आत्महत्या करने का निश्चय किया। देखिए, यहाँ पर अब गांधी जी अपने 2 दोषों के बारे में बता रहे हैं। पहला, बीड़ी पीना या धूम्रपान करना, जो कि उनको पता था कि अच्छा नहीं है, उनको पता था कोई आनंद नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने देखा था उनके जैसा कि किशोरों के अंदर होता है जो निषेधात्मक कार्य होते हैं, जिसे करने से मना किया जाता है, बच्चे वही करते हैं, तो इस तरह की जिज्ञासा में उन्होंने बीड़ी पीना शुरू किया। दूसरा दोष, उस बीड़ी के लिए उन्होंने नौकर की जेब से पैसे चुराए। और तीसरा दोष, कि जो सबसे बड़ा दोष है, कि उनको जब पैसे नहीं मिलते थे और पराधीनता का एहसास होता था तो उन्होंने आत्महत्या तक करने का विचार रख लिया। इस तरह से महात्मा गांधी एक जो कहते हैं ना कि एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते, इसी तरह से जब हम एक अपराध में लिप्त हो जाते हैं तो हम पीछे पीछे कई तरह के अपराध करने लग जाते हैं। पर आत्महत्या कैसे करें? जहर कौन दे? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। शाम का समय तय किया। केदारनाथ जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और एकांत खोज लिया। पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। अगर तुरंत ही मृत्यु न हुई तो क्या होगा? मरने से लाभ क्या? क्यों न पराधीनता ही सह ली जाए। और फिर भी हमने 2-4 बीज खाए, अधिक खाने की हिम्मत न पड़ी। दोनों मौत से डरे और ये निश्चय किया कि राम जी के मंदिर जाकर दर्शन करके शांत हो जाएं और आत्महत्या की बात भूल गए। इस तरह से बता रहे हैं कि किस कश्मकश से उन्होंने ये प्रयास किया और बाद में उसे त्याग दिया। मेरी समझ में आया कि आत्महत्या का विचार करना सरल है, आत्महत्या करना सरल नहीं। इसीलिए कोई आत्महत्या करने की धमकी देता है तो मुझ पर उसका बहुत कम असर होता है, या ये कहना ठीक होगा कि कोई असर होता ही नहीं है। इसीलिए आत्महत्या की बात करना, सोचना या इस तरह की धमकी देना, ये सारी चीजें बहुत ही गलत हैं। ये हमारे वेदों पुराणों में तो कहा ही गया है कि खराब है, और महात्मा गांधी भी अपने इस निबंध से यही कह रहे हैं कि इस तरह का सोच विचार या इस तरह की धमकी देना, इस तरह का प्रयास करना बहुत ही गलत बात है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई उन्हें इस तरह से कहता था तो उसका उन पर कोई भी असर होता नहीं था। नौकर के पैसे चुराकर
पैसे बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत हम भूल गए। फिर कभी बड़ेपन में भी बीड़ी पीने की इच्छा नहीं हुई। मैंने हमेशा ये माना कि ये आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। देखिए, वो बचपन की गलती थी, बाद में उन्होंने इस इच्छा को कभी अपने मन में जागने ही नहीं दिया। दुनिया में बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक क्यों है, इसे मैं कभी समझ नहीं सका हूँ। रेलगाड़ी के जिस डिब्बे में बहुत बीड़ी पी जाती है, वहां बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और धुएं से मेरा दम घुटता है। वो बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई नशा लोग क्यों करते, ये बात उन्हें समझ में नहीं आती। और आप भी देखिएगा कि जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं, उनसे स्वयं को तो उनको नुकसान होता ही, उनके आसपास वाले लोगों का भी दम घुटने लगता है। बीड़ी के ठूठ चुराने और इसी सिलसिले में नौकर के पैसे चुराने के दोष की तुलना में मुझसे चोरी का दूसरा जो दोष हुआ, उसे मैं अधिक गंभीर मानता हूँ। बीड़ी के दोष के समय मेरी उम्र 12-13 साल की रही होगी, शायद इससे भी कम हो। दूसरी चोरी के समय मेरी उम्र 15 साल की रही होगी। ये चोरी मेरे मांसाहारी भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। अब ये अपना दूसरा दोष आपको बता रहे हैं। उन पर मामूली सा लगभग 25 रुपए का कर्ज हो गया था। उसकी अदायगी के बारे में हम दोनों भाई सोच रहे थे। मेरे भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें से 1 तोला सोना काट लेना मुश्किल न था। कड़ा कटा, कर्ज अदा हुआ, पर मेरे लिए ये बात असह्य हो गई। देखिए, आदमी किस तरह से, जब वो बीड़ी के लिए उन्होंने उधारी ली और उनका बहुत कर्ज बढ़ गया, तो उन्होंने अपने भाई के सोने के कड़े में से कुछ हिस्सा काटा और कर्ज भी अदा कर दिया। लेकिन एक जो चीज हमें हमेशा गुनाह करने से रोकती, वो होती है हमारी आत्मग्लानि। हमारा मन कचोटता है, और ऐसा ही गांधी जी के साथ भी हुआ। मैंने निश्चय किया कि मैं अब आगे कभी भी चोरी नहीं करूंगा। मुझे लगा कि पिताजी के सम्मुख अपना दोष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, पर जीभ न खुली। पिताजी स्वयं मुझे पीटेंगे, इसका डर तो था ही नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हम में से किसी भाई को उन्होंने पीटा हो, पर खुद दुखी होंगे, शायद सिर फोड़ लें। मैंने सोचा कि ये जोखिम उठाकर भी दोष कबूल कर लेना चाहिए, उसके बिना शुद्धि नहीं होगी। बचपन में भी, 16-17 साल की उम्र में भी गांधी जी को आत्मशुद्धि का ज्ञान था कि यदि हमसे कोई अपराध हो गया है, कोई दोष हो गया है, तो उसके प्रायश्चित के पहले हमें उस दोष को स्वीकारना होगा, क्योंकि जब तक हम उसको स्वीकारेंगे नहीं, हमारी प्रायश्चित या आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। आखिर मैंने तय किया कि चिट्ठी लिखकर दोष स्वीकार किया जाए और क्षमा मांग ली जाए। मैंने चिट्ठी लिखकर हाथों हाथ दी। चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया और सजा चाहिए। आग्रह पूर्वक विनती की कि वे अपने को दुख में न डालें और भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दी। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। उन दिनों वे भगंदर की बीमारी से पीड़ित थे, इस कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। खटिया के बदले लकड़ी का तख्त काम में लाते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आंखों में मोती की बूंदें टपकी। चिट्ठी भीग गई। उन्होंने क्षण भर के लिए आंखें मूंदी, चिट्ठी फाड़ डाली और स्वयं पढ़ने के लिए उठ बैठे सो वापस लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी का दुख समझ सका। अगर मैं चित्रकार होता तो वो चित्र आज भी संपूर्णता से खींच सकता। आज भी वो मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। राम बाण वाग्या रे होए ते जाने, कि राम की भक्ति का बाण जिसे लगा है वही जान सकता है। मेरे लिए अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से भला कौन बच सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की थाह लेना असंभव है।
मतलब उनके पिताजी वो न मारे, न पीटे, न चीखे, न चिल्लाए, बल्कि चुपचाप उनके आंखों से 2 मोती टपक गए। और गांधी जी कह रहे कि इस तरह की अहिंसा का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसमें हम दूसरे को कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि स्वयं उसकी पीड़ा से हम जल रहे हैं, और इसे देखकर सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार से उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। कि पिता ने कहा कि तुमसे अपराध हुआ और अब उस अपराध के लिए दोष देने से अच्छा है कि मैं उसे स्वीकार कर लूं, और क्यों कहीं ना कहीं मेरा दोष है कि मैं तुम्हें सही समय पे समझा नहीं सका, तो चुपचाप मैं उसे स्वीकार कर लूं। और अपने ही दुख से उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। जो मनुष्य अधिकारी के सम्मुख स्वेच्छा से और निष्कपट भाव से अपराध स्वीकार कर लेता है और फिर कभी वैसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा करता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित है। आप देखिए, इस बात को समझिए बच्चों कि अगर कभी भी हम अपराध करने के बाद उसको निष्कपट भाव से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती, देखिए आप ज्यादातर देखिएगा कि लोगों को पता होता है कि उन्होंने गलती की, अपराध किया, लेकिन वो उसे स्वीकारते नहीं, उसे नकारते रहते हैं। लेकिन हमारा हृदय जानता है कि हमने गलती की, तो उसे यदि हम स्वीकार लें तो वो सत्य, अहिंसा और प्रायश्चित की तरफ पहला कदम है। दूसरा, वो कहते हैं कि हमने स्वीकार तो लिया, लेकिन ये तो बात अभी खत्म हुई, और भविष्य के लिए हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम दोबारा वैसा अपराध नहीं करेंगे। तभी तो प्रायश्चित हुआ, तभी तो स्वीकार्यता हुई, और यही शुद्धतम प्रायश्चित है। मैं जानता हूं कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने और उनका महान प्रेम और भी बढ़ गया। मतलब कि उसके बाद उनके पिताजी को लगा कि जब आज मेरा लड़का मेरे सामने ये बात स्वीकार कर सकता है, तो भविष्य में वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। इस तरह से उनका भय हटा। और दूसरा, उनका प्रेम, पिता का पुत्र के, देखिए पिता और पुत्र का बंध, कोई भी रिश्ता पिता पुत्र का तो बहुत है ही मजबूत, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील। कोई भी रिश्ते में यदि सत्य है, यदि दोनों एक दूसरे से स्वीकार कर पा रहे हैं किसी बात को, यदि अपने मन की गांठों को खोल रहे हैं, तो वो रिश्ता और भी पवित्र और भी फलता फूलता है, बढ़ जाता है। तो ये बात इस जो घटना ने पिता और पुत्र के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत किया। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये एक छोटा सा निबंध है, जो कि वास्तव में जैसा कि मैंने बताया, सत्य के प्रयोग उनकी आत्मकथा का एक अंश मात्र है। इससे हमको ये समझ में आता है, ये किस तरह के इससे प्रश्न बनेंगे। पहला तो बन सकता है कि भाई इसका सारांश लिखिए। अगर आपने इस पूरी कथा को, इस पूरे घटनाक्रम को समझ लिया, तो आप आसानी से उसका सारांश लिख पाएंगे। दूसरा, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? सीधी सी बात है, यही शिक्षा मिलती। पहला, हमें किसी किस्म का नशा नहीं करना चाहिए, किसी किस्म के व्यसन के लिए हमको पहली बात तो उस व्यसन की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा, उसकी चपेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक व्यसन दूसरे व्यसन को खींचता है। आप धीरे से अगर कोई नशा कर रहे हैं तो फिर आप चोरी करने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे, और इस तरह से आप गलत कार्य करने लगेंगे। तीसरा, आप हो सकता है कि आपकी इतनी मति भ्रष्ट हो जाए इस व्यसन के चक्कर में कि जो भगवान ने हमको एक इतनी बड़ी चीज दी है, जीवन, इस जीवन, देखिए गांधी जी अगर उसमें आत्महत्या कर लेते तो क्या वो महात्मा गांधी बन पाते? क्या भारत की आजादी में इतना बड़ा योगदान हो पाता? महात्मा गांधी का जीवन एक इतने बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित हुआ। उन्होंने घर परिवार, अपनी हर चीज, आप देखिए जब वो बैरिस्टर बने थे तो क्या बढ़िया सूट बूट में रहते थे, और जब बाद में वो भारत की आजादी में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, गांव गांव का भ्रमण किया, तब उन्होंने सोचा कि मेरे गांव का एक आम आदमी को एक 2 टाइम का भोजन भी 2 समय का नहीं मिलता, उसको अच्छे 2 जोड़ी वस्त्र भी नहीं मिलते, और फिर वो उनका एक तादात्म्यकरण हुआ। उन्होंने अपने जो महंगे वस्त्र थे उनको त्यागा और साधारण सी धोती, लकुटी
और अपने हाथ से बनाई हुई चप्पल के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कितने तो उन्होंने व्रत उपवास करे, कितने तो अनशन किए, कितनी दफा जेल गए। तो इस तरह से उन्होंने कोरे भाषण नहीं दिए, उन्होंने जो कहा वो किया। तो एक व्यक्ति का जीवन एक महान कार्य, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ महान कार्य लिखे हुए हैं। यदि हम आत्महत्या के विषय में सोच लेंगे तो वो सब संभव नहीं है। तो इसलिए इस तरह का विचार करना हमें हमारी कमजोरी के बारे में बताता है, हमें हमारी खुद के विषय में कम ज्ञान को बताता है, हमारी छोटी सोच को दिखाता है। इसलिए कभी भी क्षण भर के लिए भी इसका विचार करना नहीं चाहिए। और बीड़ी पीने के लिए चोरी करना वो ये बताता है कि जब भी, पहली बात तो कुसंगति से हमें बचना चाहिए। कुसंगति, गांधी जी का अगर मित्र अच्छा होता, जो रिश्तेदार वो लिख रहे हैं, तो गांधी जी के खराब विचार को वो रोक देता, या गांधी जी उसको रोक देते, तो ये दोनों ऐसा काम नहीं कर सकते। तो उस समय ये कुसंग में पड़ गए थे। हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। दूसरी बात है कि पहले ही समय जब हमारे मन में कोई नशा करने का विचार आता है, कोई बुरा, जो हमारे समाज में जिस चीज के लिए प्रतिबंध लगा है, इस प्रतिबंध तभी लगा है जब वो बुरी चीज होगी, तो हमें उसी समय उसको त्यागना चाहिए, अन्यथा हम उसके कुचक्र में फंस जाएंगे। और कभी खुदा ना खास्ता हम फंस ही गए हैं तो हमें शीघ्र उससे बाहर आ जाना चाहिए और अपने लोगों को उसकी सच्चाई बताना चाहिए और उनकी सहायता से हमें इस पूरे दुष्चक्र से बाहर आना चाहिए। तो ये एक छोटा सा निबंध है जो बहुत बड़ी सीख दे के जाता है और सत्य और अहिंसा और प्रायश्चित पर हमारे विश्वास को मजबूत करता है। तो यहीं पर अगर आपको इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।